Right. So today we have to start with future perfect tense. So future perfect tense जो है वो हम बेसिकली तब यूज़ मैम करते हैं। जी जी। मैम हफ्जा क्लास नहीं ले सकती क्योंकि ना नेट नहीं है। इट्स ओके, फिर मैं जब रिकॉर्डिंग भेजूंगी तो फिर वो देख ले, उसकी मैं फिर वो लगा दूंगी, लीव लगा दूंगी। लेकिन जो बाकी लोग गायब हैं उनकी फिर एब्सेंट ही लगेगी ऑफ कोर्स। एनीवेज, तो वेयर वर वी? यस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम उस एक्शन के लिए यूज़ करते हैं जिसके बारे में हम ये कहना चाह रहे हो कि फ्यूचर के जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, यानी एट दैट पॉइंट इन फ्यूचर दैट एक्शन विल बी कंप्लीटेड। एटलीस्ट वी एंटिसिपेट या हम प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के उस टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट होगा, वो एक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। कोई भी ऐसा एक्शन फ्यूचर का जिसके लिए हमें ये हो कि फ्यूचर के जिस भी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो एक्शन कंप्लीट होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। अब परफेक्ट टेंस के लिए हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, लेकिन विल और शैल के साथ हमेशा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, और हैज़ और हैव में से जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव है। तो जब हम विल या शैल लगाएंगे तो हम सिर्फ हैव यूज़ करेंगे, हम हैज़ यूज़ नहीं करेंगे, चाहे ही शी इट या सिंगुलर नाउन ही क्यों ना हो, हम उसके साथ भी हैव ही लगाएंगे। वाई? बिकॉज विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, और चूँकि हैज़ हैव के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हैव के फ़ौरन बाद जो वर्ब आएगा उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। यानी विल और शैल की वजह से हम सिर्फ हैव यूज़ करेंगे, हम हैज़ यूज़ नहीं करेंगे। और चूंकि हम हैव लगा रहे हैं तो हैव के फ़ौरन बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल। सो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, या फॉर्म क्या होगी इसकी? पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा, देन हेल्पिंग वर्ब विल या शेल। और शेल जो है वो ट्रेडिशनली आई और वी के साथ यूज़ होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में हम उसको यूज़ नहीं करते, बहुत रेयरली यूज़ होता है, और वो भी जब हमने कोई बहुत इडियोमेटिक या कोई बहुत ऐसे फ़नी वे में बात करनी हो। अदरवाइज़ हम यूजली शेल को यूज़ नहीं करते। फिर उसके फ़ौरन बाद हैव, देन वी हैव पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑप्शनल। He will have completed the project by next week. He is subject, will, then have, then completed, which is the third form of the verb, the project, object, by next week यानी फ्यूचर का टाइम। यूजली फ्यूचर के सेंटेंसेस में फ्यूचर का टाइम भी मेंशन होता है कि इस टाइम तक ये एक्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका होगा। They will have finished their homework by dinner time. I shall have visited the museum by the end of the month. My friends will have gone to their village by tomorrow. Their niece will have come to visit them by next month. So कोई भी एक्शन जो हमें यह लगता है कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, वी कैन एक्सप्रेस दैट बाय यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देन वी हैव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, देन विल और शेल, उसके फ़ौरन बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। देन हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट विच इज़ optional. He will not have completed the project by next week. They will not have finished their homework by dinner time. I shall not have visited the museum by the end of the month. My friends will not have gone to their village by tomorrow. Their niece will not have come to visit them by next month. Then interrogative sentence structure जो यानी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में चले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद हैव के फ़ौरन बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि इस सेंटेंस में हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हैव स्टार्ट में नहीं जाएगा, विल और शेल स्टार्ट में जाएंगे। Will he have completed the project by next week? Will they have finished their homework by dinner time? Shall I have visited the museum by the end of the month? Will Sarah have gone to her friend's house by tonight? So कोई भी जो फ्यूचर का एक्शन जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो कि उस पॉइंट तक कंप्लीट हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा। देन अगर हमने नेगेटिव में क्वेश्चन बनाना हो यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, विल और शेल जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, दे विल कम इन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगेन रिपीट करूँगी कि आपने ये याद रखना है कि हैव आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए वो सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं जाएगा। देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हैव के बाद नॉट यूज़ नहीं होगा। Have, then past participle or third form of verb, then object which is optional. Will he not have completed the project by next week? Will they not have finished their homework by dinner time? Shall I not have visited the museum by the end of the month? Then WH question structure, यानी जब हम WH words के साथ question बनाते हैं, WH words कौन से? What, where, when, who, why, how। क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे। सबसे पहले हमारा WH वर्ड आता है, उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी विल और शैल, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, past participle or third form of verb, then object which is optional. What will he have completed by next week? Where will they have finished their homework? When shall I have visited the museum? और अगेन अगर आपने नॉट के साथ WH क्वेश्चन बनाना हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, विल के बाद यूज़ नहीं होगा। What will he not have completed by next week? Where will they have not finished their homework? When shall I have not visited the museum? अगेन जब हम WH क्वेश्चंस में नॉट ऐड करते हैं तो जो क्वेश्चन का मीनिंग है वो क्वेश्चन कम और क्रिटिसिज्म ज़्यादा बन जाता है या सरप्राइज़ ज़्यादा हो जाता है, कि जब आप अपना सरप्राइज़ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो या क्रिटिसाइज़ करना चाह रहे हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ, देन यू यूज़ नॉट इन WH क्वेश्चंस। सो जो हमारा स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, एक दफ़ा हम उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, विल और शेल, हैव, पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑप्शनल। शेल ट्रेडिशनली आई और वी के साथ यूज़ होता था, नाउ इट इज़ नॉट दैट मच यूज़। कॉमनली अब हम विल ही सारे नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। He will have completed the project by next week. They will have finished their homework by dinner time. I shall have visited the museum by the end of the month. Then we have negative sentence structure, subject, will, shall plus not, then have, plus past participle, which is third form of the verb, then object, optional, he will not have completed the project by next week. They will not have finished their homework by dinner time. I shall not have visited the museum by the end of the month. Then we have interrogative sentence structure, will or shall, then subject, have, past participle which is third form of the verb, then object which is optional. Will he have completed the project by next week? Will they have finished their homework by dinner time? Shall I have visited the museum by the end of the month? Then negative interrogative sentence structure, will or shall, subject, not,
have, then past participle, which is the third form of the verb, then object, which is optional. Will he not have completed the project by next week? Will they not have finished their homework by dinner time? Shall I not have visited the museum by the end of the month? Then WH question structure, WH word, what, where, when, who, why, how. Then will or shall, then subject, then have, then past participle, which is the third form of the verb, then object, which is optional. What will he have completed by next week? Where will they have finished their homework? When shall I have visited the museum? And then if you want to make a negative WH question, you will add not after the subject. What will he not have completed by next week? Where will they not have finished their homework? When shall I not have visited the museum? सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज़ करते हैं हम उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक स्पेसिफिक टाइम जो है फ्यूचर का या एक स्पेसिफिक इवेंट जो है फ्यूचर का उससे पहले कंप्लीट हो जाएंगे. इसमें विल हैव या शैल हैव यूज़ करते हैं और इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है. सो आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर. स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको? आवाज़ का आपको इशू आ रहा है तो एक दफ़ा अपना इंटरनेट का कनेक्शन रिफ़्रेश करके देखें. होपफुली आवाज़ क्लियर हो जाएगी. व्हाट अबाउट नाउ? अब आ रही है क्लियर आवाज़? देन लेट्स स्टार्ट विद यूजेज. यूजेज यानी हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. तो पास्ट, अगेन द सेम issue with this book. I don't know why they are doing this. 1 minute. So यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को? एक तो कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी भी पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, कि कोई भी एक डेडलाइन अगर दी गई है तो उससे पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. लाइक आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 8 PM. फिर कोई भी ऐसे एक्शंस जो किसी दूसरे फ्यूचर एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कोई और फ्यूचर एक्शन है, कोई और फ्यूचर इवेंट है और उससे पहले एक और फ्यूचर एक्शन या इवेंट कंप्लीट हो जाएगा. लाइक बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव ईटन डिनर, यानी जब आप आएंगे तो हम डिनर कर चुके होंगे. यानी जो अराइवल का टाइम है वो एक इवेंट है और जो डिनर है वो दूसरा इवेंट है. तो जो अराइवल का टाइम है उस वक्त तक जो डिनर का जो इवेंट या एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा. फिर वो टाइम पीरियड जो किसी फ्यूचर पॉइंट की तरफ जा रही हो, यानी एक एक्शन या स्टेट जो है वो फ्यूचर के किसी एक पॉइंट तक कितने टाइम तक कंटिन्यू रही है. जैसे नेक्स्ट ईयर आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 10 years, यानी अगले साल मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो चुके होंगे. सो नेक्स्ट ईयर आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 10 years. नेक्स्ट मंथ they will have completed their project. So इस तरह के कोई भी इवेंट जो है जिसमें आप ये मेंशन करना चाह रहे हूँ कि ये जो ड्यूरेशन है ये कितने टाइम तक की है. जैसे नेक्स्ट मंथ दे विल हैव वर्कड ऑन देयर प्रोजेक्ट फॉर 3 months, यानी उन्हें इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उन्हें 3 महीने हो चुके होंगे नेक्स्ट मंथ. तो कोई भी जो ड्यूरेशन, यानी आप पास्ट और प्रेजेंट की ड्यूरेशन को कंप्लीट करते हुए बताना चाह रहे हो तो यू कैन यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर दैट. फिर अगर फ्यूचर के कोई ऐसे माइलस्टोन्स हों, यानी कामयाबियां हों या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस हों जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो जाएंगे, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम
अकम्प्लिश कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं. लाइक you will have completed your ADA in 2 years. By 2030 scientists will have developed new technologies. By 2028 you will have acquired a good job. By the end of this course you will have learned good English. सो कोई भी ऐसी कामयाबी या अकम्पलिशमेंट जो आप उसकी अचीवमेंट फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हूँ, तो उसके लिए भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं. सो कौन कौन सी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं? एक वो एक्शन जो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए. आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM. एक्शन जो किसी और फ्यूचर एक्शन या इवेंट से पहले कंप्लीट हो जाए, यानी वो दूसरा इवेंट जब तक स्टार्ट होगा तो ये वाला एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा. बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव ईटन डिनर. फिर एक एक्शन की जो ड्यूरेशन है जो किसी फ्यूचर के पॉइंट तक जा रही हो, उसको जब हमने मेंशन करना हो तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं. लाइक नेक्स्ट ईयर आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 10 years. Next month they will have worked on this project for 3 months. Then future milestones और expectations, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे हो कि फ्यूचर में हम इसको अचीव कर लेंगे, अकम्प्लिश कर लेंगे, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं. By 2030 scientists will have developed new technologies. By 2050 people will have traveled to space. So इस तरह की कोई भी चीज़ जो आप फ्यूचर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हों. और कौन से ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं? एक तो ये कि हम बाय का वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 6 o'clock, बिफोर यू अराइव, बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, बाय द टाइम, बाय देन. सो ये वो कॉमन फ्यूचर एक्सप्रेशंस हैं या फ्यूचर या टाइम मार्कर्स हैं जो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ करते हैं. So this was our future perfect tense. I hope it is clear. If there is any confusion, then you can ask about it. You can use the comments.